लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनिए जी, हमें एक आया की ज़रूरत पड़ेगी। आप अस्पताल में ही किसी से पता कर लीजिए। रवीना ने अपने पति सुमित से कहा। तो सुमित हाँ में सिर हिलाते हुए बाहर आ गया और बाहर आकर अस्पताल के रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति से बोला, सर क्या आप हमें एक आया का प्रबंध कर दे सकते हैं? मुझे आज रात से ही एक आया चाहिए। मेरी पत्नी काफ़ी कमज़ोर है, बच्चे को अकेले संभाल नहीं पाएगी और मैं यहाँ रात में रुक नहीं सकता क्योंकि घर पर एक और बच्चा है। उसकी बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने कुछ सोचते हुए कहा, सर इस वक्त एक ही आया है, आप चाहें तो उससे बात कर सकते हैं। मैं उसे बुला देता हूँ। हाँ हाँ, अभी आप बुला दीजिए, सुमित ने कहा। तो रिसेप्शनिस्ट ने एक आया को बुलाया जो काफ़ी बुजुर्ग और कमज़ोर सी दिख रही थी। सुमित उसके आने की चाल को ही देखकर रिसेप्शनिस्ट से बोला, अरे नहीं, ये क्या मेरी पत्नी और बच्चे को संभालेंगी? इन्हें तो खुद ही देखभाल की ज़रूरत है। आप लोगों ने इसे काम पर ही क्यों रखा? किसी और आया को बुला दीजिए, सुमित ने कहा। सर मैंने पहले ही कहा आपसे कि एक ही आया उपलब्ध है। अगर आप इसे रखना नहीं चाहते तो आप खुद कहीं से इंतज़ाम कर सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। तो सुमित बोला, हाँ हाँ मैं इंतज़ाम करूँगा, पर इतनी रात हो गई कि अब कुछ करना मुश्किल है। बस आज रात के लिए इन्हें रहने दो, मैं कल दूसरी आया का इंतज़ाम करूँगा। तभी पास खड़ी मोहिनी जी ने कहा, साहब आप हमको मौका तो दीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। मोहिनी जी की आवाज़ सुनकर सुमित चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा तो हैरान रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ मोहिनी जी थी। उसने कहा, अरे माँ पहले खुद को तो संभाल लो, फिर दूसरों को संभालना। साहब इस बूढ़ी चमड़ी पर मत जाना, इन बूढ़ी हड्डियों में अभी बहुत जोर है। सुमित के पास पैसे भी उनको रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि इतनी रात में कोई मिल नहीं सकता। सुमित ने उनसे कुछ भी पक्का करने से पहले एक बार अपनी पत्नी रवीना से बात करने की सोचकर उसके पास गया। रवीना गजब हो गया, तुम्हें पता है हम एक आया की बात कर रहे थे जिस पर इस क्लिनिक ने मुझे एक आया का प्रबंध बताया, और तुम यकीन नहीं करोगी वो मेरी माँ है। क्या मम्मी जी यहाँ एक आया के रूप में? रवीना ने चौंकते हुए पूछा। तो सुमित बोला, हाँ क्या करूँ रवीना, इतनी रात हो गई, सुबह से डिलीवरी के लिए कामों में इतना बिजी हो गया कि आया भी अरेंज करना भूल गया, और अब जब याद आया तो बस ये बुढ़िया ही उपलब्ध है, सुमित ने कहा। तो रवीना चालाकी दिखाते हुए बोली, ये तो अच्छा मौका है, एक आया कितना ही ध्यान रखेगी, एक बच्चे की दादी का देखभाल अलग ही होगा। मैं तो कहती हूँ इन्हें फिर से घर ले चलते हैं, हमें और टाइम और फुल टाइम आया मिल जाएगी, और वो भी मुफ्त में ही। पर रवीना हमारा इतना करने के बावजूद क्या ये हमारे साथ जाएंगी? सुमित ने कहा। तो रवीना बोली, अरे हमें ज़रा सी माफ़ी मांगने का नाटक करना पड़ेगा, थोड़ा रो पिट लेंगे और अपने बच्चों की दुहाई दे देंगे, आ जाएगी। वैसे भी इस आया के काम में रखा ही क्या है, कौन सा खुश रहती होंगी ये काम करके, वहाँ घर के काम के साथ साथ हमारे बच्चों को संभाल लेंगी। ठीक है, मैं आज रात के लिए उन्हें रख लेता हूँ, इसी बीच तुम अपना नाटक करके उन्हें हमारे साथ चलने को राज़ी कर लेना, सुमित ने कहा। तो रवीना मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है, आप बस उन्हें भेज दीजिए, बाकी मैं संभाल लूँगी। उस रात मोहिनी जी ने अपना काम बखूबी किया। फिर रवीना ने कहा, मम्मी जी आपको इस हालत में देखकर बड़ा दुख हो रहा है। सच में मम्मी जी, आपके घर से निकलने के बाद हम बड़ा पछताए। ये तो तुरंत ही आपको लेने भी आ गए थे, पर आप इन्हें कहीं नहीं मिली। उसके बाद हम लगातार कई दिनों तक आपको ढूंढते रहे, पर आप हमें कहीं नहीं मिली।
सच में बहू, तुम लोगों ने मुझे ढूंढा? मोहिनी जी ने पूछा। हाँ मम्मी जी, हमें माफ़ कर दीजिए। आपको अब ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ चलेंगी, रवीना ने कहा तो मोहिनी जी खुश होकर बोली, ठीक है बहू, मैं ये बात बाहर बताकर आती हूँ कि मैं अपने बेटे बहू के साथ जाऊंगी और यहाँ काम नहीं करूंगी। ये कहकर मोहिनी जी गईं। बाहर रिसेप्शनिस्ट से बोली, अरे मैम, अब तो यहाँ कोई नौकरी नहीं, फिर क्यों आप मुझसे कह रही हैं? रिसेप्शनिस्ट ने कहा तो मोहिनी जी बोली, देखो सतीश, मैं चाहती हूँ ये नाटक हमेशा ऐसे ही चलता रहे ताकि किसी को कोई शक ना हो। जब तक मैं ना कहूँ तुम मुझे मैम मत कहना। मोहिनी जी ने कहा, पर मैम, आप उनके सामने आया बनकर गईं, जबकि आप इसकी मालिक हैं। मोहिनी जी बोली, बेटा, वो मेरे बेटे बहू हैं जिन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से बेसहारा किया। उसके बाद फिर कभी मेरी शुद्ध नहीं ली। न जाने मुझ पर इतना अत्याचार किए हैं। ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। लगता है इन्हें गलती का एहसास है। नहीं सतीश, ये लोग सुधरे नहीं हैं, ना कभी सुधर सकते हैं। ये मुझे बहला फुसलाकर मुफ्त की नौकरानी बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं और मैं भी इन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। मज़ा तो तब आएगा जब ये लोग सोचेंगे कि ये चाल चल रहे हैं, पर असल खेल तो मैं खेल रही होंगी। उस दिन जब इसे मैंने अपनी क्लिनिक में देखा, तभी मैंने आया बनने का नाटक करने का सोच लिया था। बस अब इस नाटक को चलते हुए अपने मकसद को अंजाम देना है। मोहिनी जी ने कहा, पर मैम, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि जब आपको इन्होंने घर से बेसहारा निकाल दिया, फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँची? और जब पहुँच ही गई, तो कभी इसे कुछ बताया क्यों नहीं? रिसेप्शनिस्ट पर बैठे व्यक्ति सतीश ने पूछा। तो मोहिनी जी बोली, ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ की एक आया हूँ, ये याद रखना, और सुबह यहाँ के पूरे स्टाफ को बता देना, वरना कहीं मेरी पोल न खुल जाए। इसके बाद मोहिनी जी सुमित और रवीना के साथ उनके घर चली गईं। घर में घुसते ही रवीना ने कहा, मम्मी जी, बच्चे को इतनी दूर से इन्फेक्शन हो जाएगा। आप सबसे पहले पूरे घर का झाड़ू पोछा कर दीजिए, इसके बाद खाना बना लीजिए। पर बहू, कल मुन्ना ने पूरी रात जगाई। पहले 1 घंटा सो लेती हूँ, फिर सारे काम कर लूँगी। मोहिनी जी का इतने बोलते ही पूनम चिल्लाते हुए बोली, अरे वाह, आप कह तो ऐसा रही हैं, जहाँ वहाँ आया का काम नहीं, किसी कंपनी के मालिक का काम करती हैं। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने वहाँ अस्पताल में लोगों के गंदे कपड़े सफाई करने के काम से बचा लिया, और अब यहाँ ज़्यादा नखरे दिखाएं तो वापस वहीं फेंक आऊँगी। इसलिए जाइए और जो कहा है वो कीजिए। ठीक है बहू, जाती हूँ, कहकर मोहिनी जी काम करने चली गईं। कुछ दिनों बाद रवीना उसी क्लिनिक में अपना चेकअप करवाने गई तो साथ में मोहिनी जी, इधर रवीना और बच्चे का चेकअप चल रहा था। उधर मोहिनी जी सतीश और एक मैडम के साथ मिलकर कुछ प्लान बना रही थी। मैम, आपने उस दिन पूरी बात नहीं बताई, मुझे आज बताइए ना। आखिर इस उम्र में ऐसी हालत में इतना सब कुछ कैसे अचीव कर लिया? सतीश ने पूछा तो मोहिनी जी बोली, पता है सतीश, जब मेरे पति का देहांत हुआ तो मैं अकेले बेटेपन की सबसे बड़ी चुनौती थी। पेशे में नर्स थी, इसलिए घर परिवार की जिम्मेदारी मेरे पति पर थी, क्योंकि मेरे काम का कोई समय नहीं होता। सुमित को पापा संभालते थे। हमारे एक किराने की दुकान थी। सुमित के पापा सुमित को संभालते थे। जब वो गुजरे तब मैं नौकरी छोड़ दुकान संभालने लगी, ताकि सुमित और घर दोनों को संभाल पाऊँ। बहुत कठिनाइयों के बाद सुमित को नौकरी मिली। अब दुकान चलाने की ज़रूरत नहीं, तो मैंने भी सोचा चलो अब दुकान चलाने की ना तो मेरी उम्र है और ना ज़रूरत, इसलिए दुकान बंद कर दी। सुमित ने अपनी पसंद की शादी की।
शुरुआत में सब सही था पर रवीना बिल्कुल नहीं सुहाती। वो दिन भर घर का पूरा काम मुझसे करवाती और कहती कि वो कुछ नहीं करती। धीरे धीरे सुमित बदलने लगा। वो भी उसकी बात को सच मानता। दोनों खाने के बाद जो बचता वो मुझे देते। एक दिन मैं घर के काम कर रही थी कि तभी मेरे बेटे ने आकर कहा, माँ अपना सामान बांध लो। जल्दी। ये सुनकर मैंने पूछा, कहाँ जाना है? इस पर सुमित ने जहन्नुम में, क्योंकि आप खुद तो जाओगी नहीं, मुझे ही भेजना पड़ेगा। बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहाँ ले जा रहा है? मुझे बताना। मैंने फिर से पूछा तो सुमित भड़क उठा। चुपचाप सामान बांधो बिना कोई सवाल के, वरना कहीं ऐसा न हो कि जबरदस्ती तुम्हें घसीट के बाहर निकालना पड़े। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? देखो माँ, बहुत हो गया। अब आप जिए या मरिए मुझे कोई परवाह नहीं, बस मेरा पिंड छोड़ो। सुमित के ऐसा कहते ही मानो वहां खड़े रहना मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैं तुरंत ही उस घर से निकल आई। लेकिन जब ये समझ नहीं आ रहा था कि अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। इंसान ऐसी हालत में या तो स्टेशन या मंदिर जाता है, इसलिए मैं भी मंदिर गई। मंदिर में यूं ही बैठे लोगों को बस देखती रही कि तभी अचानक वहां से लोगों की भीड़ और शोरगुल सुनाई दिया। मैं भागकर वहां गई तो देखा एक आदमी बेहोश हो गया। किसी ने एम्बुलेंस बुलाया। मैंने उस भीड़ से निकलकर पहले उसकी नस और धड़कन अच्छी तरह से देखी और फिर तुरंत उसे सीपीआर देने लगी। तो लगभग 10 मिनट बाद उसे होश आ गया। उसके बाद से मानो मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। तब मुझे कहाँ पता था कि अब यहाँ से मेरा दूसरा जीवन शुरू होने की प्रक्रिया थी। दूसरा जीवन मतलब? सतीश ने हैरानी से पूछा। मतलब जिस आदमी की मैंने जांच बचाई थी, वो खुद एक डॉक्टर था। उसका नाम था डॉक्टर राजीव कटेवा। क्या मतलब हमारे सर? सतीश ने चौंकते हुए कहा। तो मोहिनी जी बोली, हाँ, सतीश सर ने तो मेरी टूटी हुई जिंदगी को ऐसा मोड़ दिया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच गई। उन्होंने मेरे काम को देखकर पहले तो खुद के साथ मुझे काम पर रखा। जब मुझे वहाँ काफ़ी समय हो गया तो उन्होंने मुझे ये छोटी सी क्लिनिक खोल दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझ पर कई एहसान नहीं किया। उन्होंने जब कहा कि आप में इतना गुण है, उसी के बलबूते अपनी पहचान बनाओ। ये क्लिनिक समझो तुम्हारे कमाए पैसों का है, इसलिए इतने दिनों से तुम्हें कम तनख्वाह देता था ताकि तुम्हारे पैसे से तुम्हें क्लिनिक दे पाऊँ। अब इससे मेरा फ़ायदा ये होगा कि मेरा इस इलाके में एक चैम्बर होगा और तुम्हारा फ़ायदा तुम्हें पता है। बस इसी तरह मैं यहाँ। फिर मैम आप अपने नालायक बेटे के पास क्यों गई? सतीश ने कहा तो मोहिनी जी बोली, पहले तो मैं उस पर आश्रित थी तो उसके अत्याचार सहती, पर अब मुझे उसकी असली जगह दिखानी है। मुझे ये दिखाना है कि मैंने उसके लिए सब छोड़ा। मैंने उसे अपने करियर के आगे रखा और उसने मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। बस इसीलिए उनके साथ चलो। अब मैं भी चलती हूँ। उसके बाद मोहिनी जी रवीना के साथ घर वापस आ गईं। घर में घुसते ही रवीना ने कहा, पहले जाकर खाने की तैयारी कीजिए, उसके बाद मेरे और मुन्ने की मालिश कर दीजिए। चुपचाप जाकर खाने की तैयारी करने लगी। शाम को सुमित घर पर था। तभी कुछ लोग आकर सुमित से बोले, सर आपका घर बड़े प्राइम लोकेशन पर है तो हमें यहाँ अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। आपका फायदा ये होगा, आपको 2 प्लेट के साथ एक नुकसान और 20 लाख कैश मिलेगा। ये सुनकर सुमित और रवीना हैरान हो गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उल्लू बनाने के लिए कोई और नहीं मिला क्या तुम्हें, जो हमें उल्लू बनाने आए हो? सर ये सारा काम रिटर्न में होगा और आप अभी हाँ कर देते तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते ही हम आपको 2 लाख रुपए देंगे
ताकि आपको हमारी बात का यकीन हो जाए। ये सब इसलिए क्योंकि हमारे सर को इस एरिया में फ्लैट बनवाना है। अब आप जल्दी करो वरना हम ये ऑफ़र इसी एरिया में किसी और को दे देंगे। सुनिए जी, इतना अच्छा मौका बार-बार नहीं आता। सोचो नए फ्लैट वो भी 2-2। एक में हम रहेंगे, एक भाड़े पर चढ़ा देंगे और दुकान को भी भाड़े पर लगा देंगे। आपको नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि उन 20 लाख से हम खुद का नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। रवीना ने अंदर से आवाज़ लगाते हुए कहा तो सुमित बोला, लेकिन रवीना, कहीं ये लोग फ्रॉड निकले तो यूं अचानक से किसी पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? पर उन्होंने कहा तो है कि अगर हम अभी हाँ करेंगे तो वो तुरंत हमें 2 लाख रुपए दे देंगे। और क्या प्रूफ चाहिए आपको? रवीना ने कहा तो सुमित उनसे पूछने लगा कि अगर हम अभी हाँ कर देते हैं तो आप हमें अभी 2 लाख रुपए तो देंगे ना? हाँ सर, आप हाँ कीजिए, इस पर साइन तो कीजिए। 2 लाख तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो जैसे ही सुमित ने कागजात पर साइन किया तो तुरंत उसके अकाउंट में पैसे आ गए। ये देखकर दोनों पति पत्नी खुशी से उछलने लगे। सुमित खुशी के कारण बिना पढ़े ही साइन कर रहा था। उसके बाद वो आदमी कुछ और कागजात पर साइन करवा कर चला गया। तो अब अगले दिन सुमित ने अपनी नौकरी छोड़ दी और रवीना ने मोहिनी जी से कहा, मम्मी जी, अब आप वापस उस अस्पताल में चली जाइए क्योंकि मुझे अपने नए फ्लैट में आपकी मनहूसियत नहीं चाहिए। तभी दरवाजे पर वही लोग आए जिन्हें देखकर सुमित ने कहा, कब हमारी डील पूरी होगी और काम शुरू होगा? सर, हमारा काम पूरा हो गया, अब आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, हमने कुछ महीने के लिए भाड़े का घर इंतजाम कर लिया है। फ्लैट बनते ही वापस आ जाएंगे। वैसे कब तक बन जाएगा हमारा फ्लैट? फ्लैट? कौन सा फ्लैट? आप ये घर छोड़िए क्योंकि ये घर अब हमारी मैम का है। उनके इतना बोलते ही सुमित हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या कह रहे हो? कौन सी मैम? किसके नाम पर अपना घर किया? तब तक पीछे से मोहिनी जी निकल कर आईं और बोली, बेटा ये घर पर शुक्र मनाओ, तुम्हारे बच्चों का सोचकर मैंने 2 लाख रुपए दिए, वरना इरादा तो तुम लोगों का खाली हाथ सड़क पर भीख मंगवाने का था। आपने ये सब किया, पर आपके पास इतने पैसे, कहीं हमें सबक सिखाने के चक्कर में चोरी तो नहीं की? अरे ये क्या चोरी करेंगी? जिस क्लिनिक में आपका बेटा पैदा हुआ है उसी क्लिनिक की मालकिन है, तो फिर इन्हें पैसे चोरी करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? अरे आप लोग ये क्या बोल रहे हो? तो वहाँ की एक आया, लगता है इन्होंने सबको उल्लू बनाया। रवीना ने हंसते हुए कहा, उल्लू कौन बनाया, किसने बनाया है, ये तो पता चल ही जाएगा। सबसे पहले इन लोगों से ये घर खाली करवाओ। मोहिनी जी ने कहा तो सुमित बोला, आप कौन होते हैं हमें घर से निकालने वाली? भूल गई बुढ़िया, कैसे कमरे में बंद करके मारते थे तुझे? उसके इतना कहते ही मोहिनी जी ने गुस्से में एक जोरदार तमाचा सुमित के गाल पर जड़ दिया और बोली, वो बस एक बेबस औरत थी जिस पर तुम अत्याचार करते थे। आज ये मोहिनी बेबस नहीं। खबरदार, जो एक शब्द भी कुछ गलत कहा, तुम दोनों के हलक से जुबान खींच लूंगी। उन्होंने दोनों का हाथ कसकर पकड़ा और घर से बाहर खड़ा कर दिया। इन लोगों का सामान घर से बाहर निकालकर तुरंत ताला लगा दो। आज माँ का ऐसा रौद्र रूप देखकर दोनों बेटे बहू गिड़गिड़ाते हुए मोहिनी जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। लेकिन आज मोहिनी जी की ममता जैसे कहीं दफन हो गई थी। उन्हें बेटे बहू पर कोई तरस नहीं आया और अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई। सुमित और रवीना तो अभी भी हैरान थे कि जिस माँ को उन्होंने इतना सताया आज वो कहाँ पहुँच गई। दोनों गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, लेकिन मोहिनी जी ने उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा।
दोनों ही दर-दर की ठोकरें खाते रहे। आज उन्हें एहसास हुआ कि उन दोनों ने मोहिनी जी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। सच कहा गया है, पाप का घड़ा एक दिन फूटता ज़रूर है। वैसे ही सुमित और रवीना के साथ हुआ। अगर उन्होंने निर्दोष भोली-भाली माँ को बाहर निकालने के लिए मजबूर न किया होता, तो उन्हें आज माँ का आशीर्वाद मिलता। माता-पिता के दिल के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं। अगर वो मिल गया तो समझो आपको सारे जहाँ की दौलत मिल गई। लेकिन अगर माँ-बाप का दिल दुखाया तो उसे भगवान भी माफ़ नहीं किएगा। इसलिए